मेरा सपना मेरी मारुति। दोस्तों मारुति 800 भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक रही है। इसको भारत सरकार ने 1982 में शुरुआत किया था ताकि भारत में एक अफोर्डेबल कार सॉल्यूशन दिया जा सके, और इस कार ने वैसे ही बखूबी अपना रोल भी निभाया। लेकिन दोस्तों आज की डेट में ये कार कंपनी अब बंद हो गई है, अब इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कैसे मारुति 800 की शुरुआत हुई, कैसे इसने मार्केट में अपना सबसे बड़ा प्रेजेंस बनाया और आज ये क्यों बंद हो गई है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1942 के ईयर से, जब हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी सबसे पहली एम्बेसडर लॉन्च की थी। और कुछ सालों तक भारत में सिर्फ 3 कंपनियां थी, एम्बेसडर, पद्मिनी और महिंद्रा। और भारत का जो मार्केट था वो अफोर्डेबल कार के लिए बिल्कुल ही सूटेड ही नहीं था। लोगों के पास बहुत ही कम पैसे हुआ करते तो लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब दोस्तों यही बात आती है, भारत आजाद हो जाता है और 1959 में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक सपना देखा कि भारत को एक अफोर्डेबल कार का सॉल्यूशन दिया जा सके। अब इस पे काफी टाइम रिसर्च होता है कि क्या एक सॉल्यूशन देना चाहिए भारत में। 1970 के साल में भारत सरकार ने यहाँ पे मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना करी, जिसका पूरा मकसद ये था कि भारत को एक अफोर्डेबल और एक अच्छी कार दिया जा सके जो कि एक आम आदमी भारत का कार चला सके। और इसी के बाद भारत सरकार ने कुछ बड़ी कार की कंपनियों को इन्विटेशन भेजा कि आप यहाँ पे मारुति के साथ कोलैबोरेशन कीजिए, जिसमें कि वॉक्सवैगन था, सुजुकी था, मित्सुबिशी था, निसान, इन सब जैसी कंपनियों को लेटर भेजा गया। तो दोस्तों उसी समय की बात थी कि सुजुकी के जो टॉप लीडरशिप के पास ये लेटर नहीं पहुंचा। अब उनके जो एमडी थे एक बार वो प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे और उन्होंने एक मैगजीन में पढ़ा कि सुजुकी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया भारत सरकार के इतने बड़े ऑफर का। अब ये सुन के उन्हें बहुत ही शॉकिंग लगा कि भारत सरकार को तो कोई लेटर उनके पास पहुंचा ही नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी सुजुकी कंपनी को फोन किया और अपने पूछा कि क्या ऐसा कोई लेटर आया है भारत सरकार की तरफ से। तो कंपनी ने बताया कि ऐसा लेटर एक आया है। सुजुकी के जो एमडी थे उन्होंने तुरंत भारत सरकार को फोन किया और बताया कि हम आपसे कोलैबोरेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और उन्होंने 21 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने के लिए भी कहा। और दोस्तों इसी से मारुति सुजुकी का नाम चालू हुआ। दोस्तों मारुति नाम आया है हनुमान जी से, जिनको वायु देवता का पुत्र भी कहा जाता है। तो वायु के जैसी एक कार भारत में लेके आनी थी, इसलिए इसका नाम मारुति पड़ा। और दोस्तों अगले 13 महीने के बहुत ज्यादा मेहनत के बाद SS80 800 लॉन्च किया गया, जिसकी कीमत थी करीब 47,500 रुपए। दोस्तों इसकी काफी ज्यादा इंडिया में डिमांड थी, और जब कंपनी ने यहाँ पे लोगों से अप्लाई करने को बोला 10,000 रुपए एडवांस देके, तो यहाँ पे करीब 1,20,000 लोगों ने भारत में तुरंत अप्लाई कर दिया इस कार को खरीदने के लिए। उस समय मारुति सुजुकी के पास इतनी कार भी नहीं थी, तो यहाँ पे एक लकी ड्रॉ का सिस्टम निकाला गया। उस लकी ड्रॉ में जिसका पहला नाम आता उसे सबसे पहली कार मिलती। तो हरपाल सिंह एक ऐसे आदमी थे जिन्हें इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहली चाबी पकड़ाई थी गाड़ी की। हरपाल सिंह ने वो कार कभी बदली ही नहीं और उनके हमेशा पूरे लाइफ तक वो कार उनके साथ ही रही, और उन्होंने वही कार हमेशा चलाई क्योंकि इतनी अफोर्डेबल कार ये हुआ करती थी कि लोगों के दिल को छू जाने वाली थी ये कार। और इसके बाद कंपनी यहाँ पे काफी टाइम तक लगातार प्रोडक्शन करती रही। दोस्तों यहाँ पे हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 1983 में 14 दिसंबर को ये कार इन्होंने हैंडओवर किया था सबसे पहले हरपाल सिंह को, और वो साल बहुत फेमस था क्योंकि उस साल हमने वर्ल्ड कप भी जीता था। तो इस मायनों से भी ये साल भारत के लिए बहुत अच्छा रहा था और सबसे पहली भारत की अपनी अफोर्डेबल कार भी मार्केट में आई थी। ये कार कई चीजों में काफी बेहतर थी बाकियों से। इसके जो फ्रंट व्हील थी, ड्राइव सिस्टम, वो काफी लाइट बनाया गया था, जो कि बाकी कार हिंदुस्तान मोटर और एम्बेसडर और पद्मिनी में ये चीजें नहीं हुआ करती थी उस समय। और देखते ही देखते करीब 1,25,000 यहाँ पे एप्लीकेशंस आ गए इस कार को खरीदने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत सरकार तो करीब 40,000 यहाँ पे सुजुकी के साथ मिलकर गाड़ियां नहीं बना पाएगी, लेकिन यहाँ पे 1 लाख गाड़ियां बनाई गई उस साल में, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत के लिए। लेकिन इसको पूरा डिमांड करने में करीब 6 महीने से 3 साल लग गए लोगों को कि उनको घरों तक ये गाड़ियां मिल सके एप्लीकेशन देने के बाद भी। अगर आप भी उस जनरेशन के रहे होंगे तो आपको जरूर ये चीज याद रहा होगा, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा। और इसके बाद कंपनी और कई कार ब्रांड्स में भी एंटर किया, जैसे कि मारुति ओमनी वैन जो कि 1984 में लॉन्च हुई थी, और इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे जिप्सी भी ऑफ रोडर लॉन्च किया था 1985 में। और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ साल 2000 के साल में जब इन्होंने मारुति ऑल्टो लॉन्च किया। ये इंडिया की सबसे ज्यादा सेलिंग कार में से एक है आज के डेट में भी। कंपनी की इतनी बड़ी सक्सेस का रीजन था कि इन्होंने 1600 से ज्यादा R&D इंजीनियर्स हायर करके रखे थे और इन्होंने 12 से ज्यादा पेटेंट फाइल किया था। ये अपने रिसर्च प्रोसेस में काफी ज्यादा काम करते जा रहे थे कि कैसे इंडिया को एक बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दिया जा सके, और यही इस कंपनी का एम भी रहा था।
अगर हम यहाँ पे कंपनी की पूरी सक्सेस समझने की कोशिश करें तो आप सबसे पहला रीजन बोलेंगे कि इसकी प्राइस बहुत कम थी, इस वजह से ये कंपनी इतना मैसिव सक्सेस रहा। लेकिन मैं एक कुछ चीजें और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो आपको शायद नहीं पता होगा। इस कंपनी ने भी अपना एक इकोसिस्टम बनाया, अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए ताकि कस्टमर उसमें एंगेज हो जाए। तो जैसा कि हमने बात किया था, एशियन पेंट्स ने भी अपना ऐसा मार्केट बनाया था, हीरो साइकिल्स ने भी ऐसा अपना मार्केट बनाया था। हमने एक अगरबत्ती के ब्रांड साइकिल प्योर अगरबत्ती के भी बारे में बात किया जिन्होंने अपना इकोसिस्टम बनाया मार्केट में। इन सब वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं इसके बाद। तो आइए हम इनके इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने मारुति ड्राइविंग स्कूल लॉन्च किया जहां पे ये लोगों को कार चलाना सिखाने लगे। अब जब कोई कार चलाना इनसे सीखेगा तो वो इन्हीं की कार तो खरीदेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको उसी पे हाथ सेट हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने मारुति फाइनेंस और मारुति इंश्योरेंस लॉन्च किया जहां पे ये कार के इंश्योरेंस करने लगे और फाइनेंसिंग लोगों को करना चालू कर दिए। अब ये भी एक अपने इकोसिस्टम में बांधने का तरीका था दोस्तों। और यहाँ पे मारुति ने इसके बाद अपना मारुति एसेसरीज और मारुति पार्ट्स मार्केट में लॉन्च किया ताकि अलग अलग पार्ट्स मार्केट पे अपने दे सके, जिससे कि लोगों का अगर कोई भी चीज गाड़ी में खराब होती है तो वो सिर्फ उतना सा पार्ट चेंज कर सकें। यहाँ पे कंपनी अलॉय व्हील्स, बॉडी कवर, कारपेट्स, डोर वाइजर्स, फॉग लैम्प, स्टूडियो सिस्टम, सीट कवर से सब कुछ मार्केट में लेके आ गई ताकि लोग कुछ भी छोटी छोटी चीजें चेंज कर सके। और यहाँ पे मारुति ने एक बहुत बड़ा इनोवेटिव चेंज ये भी किया था कि इन्होंने मारुति ऑटो कार्ड भी लॉन्च किया जिसमें कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिला करते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट आज के डेट में बहुत पॉपुलर है और ये मारुति साल 2006 में ही कर रही थी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इन्होंने मारुति ट्रू वैल्यू भी लॉन्च किया जिसमें ये सेकंड हैंड मारुति की कारें भी सेल कर रहे थे जिनको सेकंड हैंड जो अफोर्ड कर सके। तो ये एक अपना इकोसिस्टम बनाने का तरीका हो गया कि कस्टमर आपके साथ ही इंगेज रहे हमेशा। अब अगर हम यहाँ पे इनके कुछ की रीजंस की बात करें कि इतना बड़ा सक्सेस ये ब्रांड कैसे हुआ, तो सबसे पहला रीजन ये था कि इन्होंने एक अफोर्डेबल भारत में सॉल्यूशन दिया जिसके बारे में हमने काफी अभी तक डिटेल में बात किया। दूसरा रीजन अगर हम बात करें कि इन्होंने कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स का सिस्टम जो मार्केट में लॉन्च किया कि आप इनकी हर सर्विसिंग पे आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं जैसे आप बाद में रिडीम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कस्टमर इनके एक इकोसिस्टम में घिरता गया। और वहीं इस गाड़ी में टैक्सेस बहुत कम लगा करते थे क्योंकि सरकार इसको सबसे ज्यादा बेचना चाहती थी, इसमें टैक्सेस काफी कम कर दिए गए थे। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा था। ये 1900 शहरों में इन्होंने 3000 से ज्यादा अपने स्टेशंस बना दिए थे जहां पे इनकी गाड़ियां मिलने लगी थी। तो जितना ज्यादा अफोर्डेबल हो गई थी ये कार उतना ही इजिली लोगों को मिलने भी लगी थी, इसलिए ये कार ने मार्केट को बहुत अच्छे से रूल किया। और साल 2020 में इनका मार्केट का अगर हम शेयर समझने की कोशिश करें तो 49% मार्केट शेयर इनके पास था। मतलब आप समझ रहे हैं इंडिया में करीब 50% गाड़ियां इन्हीं की ही मार्केट में चल रही थी। और दोस्तों यहाँ पे मार्केट समय के साथ कुछ चेंज होता गया और लोग एसयूवी कार्स की तरफ मूव करने लगे। मारुति ने लोगों को एक सस्ता और एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन दिया था, लेकिन अब लोगों के पास पैसे बढ़ने लगे तो लोग एक अफोर्डेबल से ज्यादा एक प्रीमियम क्लास में जाने लगे। तो अगर हम यहाँ पे 2009 और 2010 के बीच में देखेंगे तो मारुति का सेल करीब 3.7% गिर गया और ऐसे धीरे धीरे इनका सेल मार्केट से गिरने लगा। 2013 तक मारुति ने करीब 2.87 मिलियन कार्स बनाई थी जिसमें 2.66 मिलियन उसने भारत में ही सेल किया। बाकी के 50 कंट्रीज में वो सेल कर रही थी अपने कार। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने कुछ लॉज चेंज किए जिसको ये पूरी तरह से कार ये फुलफिल नहीं कर रही थी। मतलब यहाँ पे एमिशन नॉर्म्स गवर्नमेंट ने चेंज किए जिसके बाद इन्हें 13 शहरों में अपने पूरा प्रोडक्शन बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो एमिशन हो रहा था वो एनवायरमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं था और इन्हें यूरो 4 में भी मूव करना था। तो कंपनी ने जब 2009 के बाद अपनी सेल डाउन होते हुए देखी तो कंपनी ने सोचा कि अब हम इसका प्रोडक्शन आगे नहीं करेंगे। अब कंपनी यहाँ पे बाकी कार्स में ज्यादा मूव करने की कोशिश कर रही थी। और जो आखिरी मारुति की कार बेची गई वो शिलोंग में एक डीलर को साल 2014 में बेची गई। इसके बाद मारुति ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। अगर दोस्तों हम इनके बंद होने का कुछ मेजर रीजंस की बात करें तो सबसे पहले यह था कि कंपनी यहां पे एसयूवी सेक्शन में नहीं एंटर कर पाई, जहां पे महिंद्रा और टोयोटा जैसी कंपनियां बड़ी बड़ी एसयूवीज लेके आ रही थी ठीक ठाक रेट्स में, तो यहां पे मारुति सुजुकी इसको नहीं पूरी कर पा रही थी। सबसे बड़ा अगर हम इनका रीजन समझने की कोशिश करें तो एक लेबर यूनियन का इनको काफी बड़ा प्रॉब्लम था। साल 2002 के बाद से इसमें लेबर यूनियन कंपनी में बहुत ज्यादा बढ़ते गए और सबसे मैसिव अगर हम इनके यहाँ पे क्लैश देखेंगे तो साल 2012 में हुआ था इनके मानेसर के प्लांट में, जब इस स्टोर सुपरवाइजर को भी मार दिया गया था यहाँ पे। तो ये इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा यहाँ पे रुकने लगा कंपनी का, और कंपनी को जहां पे आगे इनोवेशन पे ध्यान देना था तो कंपनी यहाँ पे अपने लेबर के ही मुद्दे पे ज्यादा अटैच हो गई। तो इस वजह से 2012 के बाद आप देखेंगे कि 2014 में ही कंपनी ने यहाँ पे अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया।
अगले अगर हम रीजन की बात करें तो कंपनी यहाँ पे इंटीरियर्स उतने अच्छे नहीं थे। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो लोगों को एक सस्ता अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहिए था, लेकिन समय के साथ ये पुराना होता गया और इन्होंने अपने इंटीरियर्स चेंज नहीं किए। अगर ये थोड़े और पैसे बढ़ा के अपने इंटीरियर्स थोड़े बेहतर कर देते तो एक कंपनी मार्केट में और ज्यादा सर्वाइव कर रही होती। अगर हम 2010 के बाद बात करें तो एक काफी बड़ा जनरेशन शिफ्ट हुआ और ये कार उस जनरेशन के हिसाब से फिलफिल नहीं कर रहा था। ये एक डिब्बे जैसी कार लगने लगी थी और एसयूवीज काफी बेहतर कार मार्केट में लोगों को एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन दिखते हुए लग रहा था। और वहीं जो और बड़ा रीजन ये भी था कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फेल होती जा रही थी क्योंकि ये कार बिल्कुल पुरानी हो गई थी। तो कुछ अगर हम फाइनल रीजन बात समझने की कोशिश करें तो वो है कि कंपनी ने इनोवेशन नहीं किया समय के साथ। अगर इसको अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करते हुए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते जाते तो कंपनी काफी अच्छा करती मार्केट में। तो दोस्तों यही था इस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड। अगर हम समझने की कोशिश करें तो दोस्तों आपके बिजनेस में इनोवेशन बहुत जरूरी है, जो कि यहां पे मारुति ने भी